सत श्री अकाल जी, स्वागत है प्रोग्राम इनसाइट्स विद विशाल सूद दे विच। ते इस प्रोग्राम 'च असीं गलबात करते हैं पंजाब देश ते दुनिया के तमाम जरूरी मुद्दों की, ते जानते हैं उन्हां दे विच किहड़ी चीज़ है जिहड़ी सानूं प्रभावित करती है। तो इहदे लई साडे नाल मौजूद होंदे ने विशाल सूद जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, पंजाब दे डॉक्टर्स की कई चर्चा हो रही है कई दिनों तो। VC साहब ने जदों दा इस्तीफा दिता राज बहादुर जी ने, उहदे बाद धड़ाधड़ डॉक्टरां दे इस्तीफे आउण लग पे ते लगभग 50 डॉक्टरां ने इस्तीफे देते ते उहदे विच चन्नी साहब दी भाभी जी भी मौजूद ने। देखो हुण चन्नी साहब दी जो साडे एक्स चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने भाभी जी ने जिहड़ा रेजिग्नेशन दिता है, हालांकि स्पैकुलेशन इस तरह बनाई जा रही है कि बई होम जिहड़े हैल्थ मिनिस्टर ने उन्होंने विजिट तो बाद उन्होंने दिता, बट कि उन्होंने हसबैंड ने क्लीयरली कहा कि बई आपां बरनाला नहीं जा सकते, सानू ये चीज़ सूट करती है जी। तो समहाउ काफ़ी साल तक वो अपनी कन्वीनियंस नाल पोस्टिंग लैंदे रहे। हुण शायद रेगूलर पोस्टिंग्स या रेगूलर ट्रांसफर्स हो रही ने, उन्हां लई इनकन्वीनियंट हो सकती है। उन्हां दी कॉल है कि भाई यू नो इफ उन्होंने लगता होएगा कि इट इज़ वर्थ इट नहीं है उन्हां लई बरनाला जाके नौकरी कर पाना, एज लॉन्ग एज इट वॉज नियर बाय खरड़ सी, इट वॉज कन्वीनियंट, तो उन्हां दी पर्सनल कॉल है। मैनूं लगदा कि इहनूं तुसीं VC साहब वाले डॉक्टर राज दे इंसीडेंट नाल ना जोड़िया जाए तो दैट वुड बी बेटर जी। राइट, हुण तुसीं गल कीती कि भाई 50 डॉक्टरां ने रेजिग्नेशन दिता जी। आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबल media house we should go into details of every resignation, right, before making it sound like that you know something sinister is happening, yeah, doctors are not happy, and maybe find the reason why they are not happy suddenly जी। इन्ने सालों तक तो नौकरी करते आए, आज सरकार अलग की कह रही है कि यह कह रही है कि अपना काम रेगुलरली करो, बी अकाउंटेबल, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਆਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੇਬੀ ਸਮ ਡਾਕਟਰਸ ਫੀਲ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੈਟ ਕੁਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਮੇਬੀ ਯੂ ਨੋ ਸਮਹਾਉ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ, maybe it is more of a what you call feudal mindset कि भाई हम मिनिस्टर हैं, बिना वजह तुसी किसी नूं टोकदे रहो, ओनू ओदी डिग्निटी नूं तुसी हर्ट करदे रहो, that could also be the reason। but before concluding anything, reading too much into it, दो चीज़ां वेखण दी लोड़ है कि पहला ऑन एन एवरेज किन्ने डॉक्टर सरकारी रिजाइन करते सी, और किस लैवल दे डॉक्टर सी, सानू क्लैरिटी क्योंकि वीडियो प्रूफ से सिर्फ इक्को इंसीडेंस दी है राइट, जो होया विच वाज अनफॉर्चुनेट, तो वो भी बड़े डिफरेंट लैवल ते अनफॉर्चुनेट सी। दूजी गल बनती है कि वैन वी टॉक अबाउट दी जिहड़ा है हुण तुसीं क्योंकि चन्नी साहब दे एक्स CM दे भाभी ने, मे बी दैट वाई दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट इज बीइंग पॉइंटेड आउट, दे आर सेइंग वी आर रिजाइनिंग फॉर द पर्सनल रीजन। अगेन देयर इज नो पॉइंट स्पैकुलेटिंग दैट। तीजी गल है कि 50 डॉक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑलरेडी वीक ने, हुण गवर्नमेंट अगे की करदी है इन्हां डॉक्टर्स नूं रोकण लई, अगे दा स्टैप की होएगा, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों होणगे, क्यों नहीं होणगे, उन्होंने की इंसेंटिव दिती जाएंगे, डॉक्टर्स नूं जे फील हो रहा है कि भाई साडी डिग्निटी क्वेश्चन हो रही है, उन्होंने किवें हैंडल किया जा सकता, बट नॉट एट द कॉस्ट कि अकाउंटेबिलिटी नहीं जी। हेल्थ मिनिस्टर जिहड़े रेगूलर दौरे करते पे ने, बहुत चंगी चीज़ है जी। आपां सारे कहते रहने जी मिनिस्टर दे बाद च वेखदे नहीं, अज एक बंदा वेखदा पिया, मे बी की प्रॉब्ली ही वाज रॉन्ग, उन्होंने गलत किया कि जिवें उन्होंने VC नूं ट्रीट किया, दैट पार्ट की एक गलती अलाउड नहीं होएगी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਦੋ, that is not the option। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਰੱਖੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ 50 ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? ਰਾਈਟ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਸਡਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ, ठीक है ना। सो एवरीथिंग हैज टू बी मूव्ड लुक्ड इनटू मोर डिटेल कि कोई फाइनल कॉल या कुछ भी कहने तो पहला आई होप कि यू नो वी विल बी एबल टू डू लिटिल बिट ऑफ रिसर्च कि भी यार रेजिग्नेशन कंपैरेटिवली लेट्स से पिछले 4-5 साल ना कंपेयर किए जान, किन्ने ने ते क्यों ने। सर लोगों को तो नुकसान ये तो होना ही है क्योंकि मुहल्ला क्लीनिक भी बनाए जा रहे हैं नवे, तो डॉक्टर्स की उत्थे भी लोड़ है, तो एक हमेशा कमी रही है पंजाब दे विच भी, देश दे विच भी सरकारी डॉक्टर्स है उन्हां दी हमेशा कमी रहिंदी है कि डॉक्टर्स हमेशा तरजीह दिंदे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस नूं। देखो इह कोई शक नहीं है,
कि डॉक्टਰਾਂ को ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਲੂਕਰੇਟਿਵ ਕੈਰੀਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਰੀਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੀਵਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੇਅਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰਸ ਹੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰਸ, they give you certain level of medicine, certain level of prescription ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, and it makes sense also ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, we have to create another layer ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੋੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਧਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਹੈਜ਼ ਆਸਕ ਫॉर 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਏ ਵਗੈਰਾ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ what inquiry has been marked into it। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਥਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਅਗੇਨ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ड्रग्स खत्म होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर खत्म होना चाहिए। सर, संजय राउत हमेशा चर्चा में रहते थे, अब ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है और केस है कि एक चौल थी उसकी रीडेवलपमेंट करनी थी। उस केस में फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज हुई हैं और वहाँ उन पे आरोप लगे हैं, और आज वो कहते हैं कि ईडी उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रही। देखिए अमन जी, ऑफ कोर्स किसी के साथ भी एक फेयर ट्रीटमेंट, जो भी एज पर लॉ ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और शायद संजय राउत जी को ये लगता है कि जनता को उनके साथ हमदर्दी हो जाएगी अगर वो ईडी पे वापस ब्लेम लगा देंगे कि उनकी मिस ट्रीटमेंट है। वो कह रहे हैं कि मेरे से जिस कमरे में पूछताछ की गई उसमें कोई खिड़की नहीं थी,
उसके अंदर कोई दरवाज़ा नहीं था, मतलब दरवाज़ा तो होगा, एंट्री की होगी जी, और उसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी जी। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या 5 स्टार होटल के रूम में ले जाके उनसे इंक्वायरी की जाए। और उनसे मेरा एक सवाल ये है कि इस स्कैम के जो विक्टिम हैं वो तो उस चौल के लोग हैं या जिन्होंने वो फ्लैट खरीदे उस HDIL कंपनी से, वो लोग हैं जिनको अभी तक वो फ्लैट ही नहीं मिल पा रहे हैं। राइट तो ये बेसिकली हम कई बार स्कैम को सिर्फ नंबर्स में देखते हैं जी। हमें लगता है कि 1.06 करोड़, हालांकि ईडी का कहना है कि जो 112 करोड़ प्रवीण राउत को दिए गए उसमें से बहुत ज्यादा पैसा शायद इनके पास पहुंचा है। सबूत जो हैं, जो सॉलिड सबूत हैं, वो सिर्फ 1.06 करोड़ समथिंग के हैं जी। राइट और इट मेक सेंस ऑल्सो। अब हम हमेशा इन स्कैम्स को नंबर्स में 1000 करोड़, 100 करोड़, 1 करोड़ ऐसे नंबर्स में देख रहे हैं, पर मेरे को लगता है इसको ह्यूमन वैल्यू में देखना चाहिए। वो जो कई 100 फैमिलीज जिन्होंने एक भरोसे के साथ अपने घरों को, आपके लिए चौल होगा, आपके लिए एक बिल्डिंग होगी, उनके वो घर थे जिसमें वो कई सालों से रहते थे, एक भरोसे के साथ गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंसी को दिए कि भाई ये रीडेवलप करके हमें देंगे और ओवरऑल ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट होगी। उन लोगों का क्या जो अपने घर से दूर है और 2008 से बात शुरू हुई है और आज 2022 है जी। तो मेरे को ये लगता है कि संजय राउत जी सबसे पहले उन लोगों को आंसरेबल है राइट। वो आज अपने आप को एक विक्टिम, सताया हुआ इंसान घोषित करना चाहते हैं जी। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर की मार्केट वैल्यू क्या होगी। मेरे को हैरानी होती है और हम लोग भी कई बार इन नेताओं के इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वो किस तरह से एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, कैसे उन्होंने वो वीडियोस जारी की जब वो अपनी माँ के पांव हाथ लगा के आ रहे थे, क्या वो बॉर्डर पे जंग लड़ने जा रहे हैं, आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उसके सबूत है, आपकी वाइफ के नाम पे शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, उसका प्रॉफिट आपको मिला हुआ है राइट, और गरीब लोगों को, आम आदमी को उसका घर नहीं मिला हुआ है और आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है और ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं सरकार से, ईडी से ये पूछना चाहूंगा कि 2008-2018 तक चलो उसमें सर्टेन डेवलपमेंट्स हो रही थी, आप भी इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? जब ऐसे टाइम पे करप्शन की हो या ना की हो वो तो कोर्ट बताएगा, आपके पास सबूत है, आप इंक्वायरी कर रहे हो राइट, आप भी ऐसे टाइम पे कर रहे हो जब आपका एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो लोगों में ईडी की क्रेडिबिलिटी तो फिर कम होगी ना। बिल्कुल। तो मेरे को ये लगता है कि करप्शन अगर हुई है तो एक्शन टाइमली होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऐसे कन्वीनियंट टाइम पे एक्शन। क्या होता है कि अगर आप सही चीज भी कर रहे हैं, ईडी ने केस बना के प्रॉपर तरीके से चल रहा होगा, पर जब आप पॉलिटिकल कन्वीनियंस टाइम पे जब आप ऐसे एक्शन लेते हो तो ईडी की क्रेडिबिलिटी जाती है। तो पॉलिटिशियंस को एक्शन, जो ईडी जैसी एजेंसीज का एक्शन फ्री हैंड होना चाहिए। शायद ये केस 3 साल पहले दायर हो गया होता राइट, और ये ऐसे इनकन्वीनियंट या अनफॉर्चुनेट टाइम पे ना हुआ होता जब वहां पे एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में संजय राउत हैं जी। सर एक और खबर आ रही है कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की 3री एनिवर्सरी है जो 5 अगस्त को है, और उसी के साथ टूल किट्स भी ऐसी बन गई हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज उनको सर्व कर रही हैं और कई हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं, कश्मीर ब्लैक डे और इंडिपेंडेंस, ऐसे हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। देखो इससे पहले आपको देखा होगा कि एंटी इंडिया टूल किट जारी की गई थी कि जिसमें इंडिया को कैसे तोड़ना है, इंडिया को कैसे पीछे लेके जाना है, इसके पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्लान जो भी ऐसे एजेंट्स हैं उनके लिए शेयर की गई थी। और ये जो दुनिया है ना, आज वॉर ऑफ परसेप्शन है, सिर्फ जमीन पे लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, आप क्या परसेप्शन क्रिएट कर पा रहे हैं राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उस लड़ाई में आप चाहे सही भी हो मॉरली, पर अगर आपकी पब्लिक में आपकी एक्शंस के अगेंस्ट परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, अगर कश्मीर के लोग जो इंडिया का पार्ट हैं, अगर उस जनता के मन में पाकिस्तान थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू द यूज ऑफ आवर ओन ओपोजिशन लीडर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स, उनके दिमाग में डाल दे कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है और आप विक्टिम हो और आप कंट्री का पार्ट नहीं हो, तो ये उनके लिए विक्ट्री है। मेरे को ये लगता है कि आज की गवर्नमेंट को, अब हालांकि कुछ चेंज आया भी है, परसेप्शन वॉर, नैरेटिव को मैनेज करना बहुत जरूरी है कि मैसेज क्या जा रहा है। काफी हद तक एटलीस्ट इंडिया में और काफी कंट्रीज ने, क्योंकि किसी भी देश ने 370 हटाने के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। वो टिपिकल जो सस्पेक्ट्स होते हैं, पाकिस्तान, चाइना, यूजलेस बातें जिनकी, जो यूनाइटेड नेशन में कोई सुन ही नहीं रहा है,
उसके अलावा मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एग्रीड, हम नैरेटिव की इस वार में जीत पा रहे हैं इस बार, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एग्रीड इंडिया का इंटरनल मामला है, क्योंकि धारा 370 कहां पे है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बिल्कुल राइट, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, बिल्कुल। तो कैसे आप बोल सकते हो कि धारा 370 आप यूनिलैटरली नहीं चेंज कर सकते जी। जब जो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम ही चेंज करेंगे ना जी। तो ये बेसिकली दिस इज, और हम ये अगर मान लें कि देश के दुश्मन एक ही दिन में हिम्मत हार जाएंगे, जिन्होंने 60-70 साल इस पूरे सिस्टम का फायदा उठाया, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली की भी, और उन्होंने अपनी जो सत्ता की रोटियां वहां पे सेकी हैं जी। तो मेरे को ये लगता है कि इंडिया को और इंडिया के लोगों को इस चीज के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, एक अवेयरनेस कश्मीर के लोगों में भी आनी चाहिए। इनफैक्ट डाटा ये आ रहा है कि पिछले 1 साल में कश्मीर में जितने इंडियन टूरिस्ट आए हैं पहले कभी नहीं आए जी, राइट। सो इट मींस कि एक वहां पे प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अब ये है कि कुछ फोर्सेस हैं जिनका बेसिक पर्पस ही यही है कि वहां पे एक ब्रेकडाउन करना, कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश है, और उसमें जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, वो चाइना के भी हैं, वो पाकिस्तान के भी, और भी कई देशों के हो सकते हैं। उन्होंने उसको बेसिकली, इट इज नॉट एनी व्हाट यू कॉल एनी पॉलिटिकल अनरेस्ट ओवर देयर, इट इज अ रिलीजियस अनरेस्ट। वहां पे एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को एक सर्टेन लेवल पे उस स्टेट से निकाल दिया गया, और अब ये बोला जा रहा है कि भी हम अब वहां पे रेफरेंडम करा दिया जाए, राइट। तो उसके लिए जो आइडियल कंडीशंस थी वो तो कभी पैदा ही नहीं हुई जी। तो मेरे को ये लगता है कि जो 370 जो धारा हटी है, जो अगस्त 5 का जो उसका 3री एनिवर्सरी है, इट शुड बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया, बिकॉज इसने इस एक छोटी सी इस एक्शन ने, सॉरी, इस एक बहुत ही ब्रेव और स्ट्रॉन्ग एक्शन ने इंडिया को स्ट्रॉन्ग बना दिया जी। और आई होप कि ये जो टूल किट है और टूल किट की तरह अपने मुंह की खाएगी, एंड इंडिया इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। और कश्मीर के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमारे लीडर कौन है और किसका फायदा किस चीज से हो रहा है। बिल्कुल। उसके बाद जो जो एक और स्मार्टली हमारी गवर्नमेंट ने, जो इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने चीज की है, जो उसकी ट्राइफर्केशन काइंड ऑफ बाइफर्केशन कर दी है जी। जो प्रॉब्लम एरिया है वो बहुत छोटा है असल में। जम्मू कश्मीर बोला जाता है, जम्मू में कोई चैलेंज नहीं है, राइट। जो लेह लद्दाख का एरिया, वहां पे कोई चैलेंज नहीं है, दे लव इंडिया, राइट, एंड दे वांट टू कम टुगेदर। आप अगर इस बार 5 साल पहले कभी लेह लद्दाख गए थे, और अब आप जाके देखिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे ग्रोथ, वहां पे पॉजिटिविटी, वहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं वर्ल्ड क्लास, पॉपुलेशन कम है, वहां पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वहां पे तो लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड। और आज कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी भी है। पर अगर आप अब जो पार्ट है कश्मीर का, वहां पे भी जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, जैसे नॉर्मल, अब देखिए पिछले 20-30 साल से बच्चों को स्कूलों से दूर कर दिया गया, हर फ्राइडे वहां पे पथराव होता था, राइट, महीना स्कूल बंद हो जाते थे, बच्चों के दिमाग में रह क्या जाएगा? पिछले 30 साल में ये चीजें होती रही, तो एक पूरी की पूरी 1-2 जनरेशंस निकल जाती हैं उस माइंडसेट के साथ कि यहां पे कोई अत्याचार हो रहा है जी। अब आपको टाइम भी देना पड़ेगा। जो चीज जो 70-75 सालों में जो नुकसान हुआ है 70 सालों में, वो 3 साल में तो रिकवर होने से रहा। तो अब ये धारा 370 हटने के बाद आप 10 साल बाद देखना, जिस लेवल की इंटीग्रेशन वहां पे हो जाएगी, वहां पे फिर से सारी कम्युनिटीज वापस इकट्ठे रह रही होंगी जी। बिल्कुल सर। सर, नैन्सी पेलोसी बार बार चाइना की धमकियों के बावजूद ताइवान गए, और यूएस ने यह भी कहा है कि हम आपकी बैक पर हैं और आप अपने स्टैंड पर रहें, और चाइना ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। देखिए, लास्ट टाइम जब हमने इस मुद्दे पे डिस्कशन की, तो अमेरिका की बातों से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका इज बैकिंग डाउन। उनकी जो स्पीकर हैं, उनकी विजिट शायद वहां पे ना हो, और ऐसा लग रहा था कि चाइना हैज स्ट्रांगली मेड इट्स पॉइंट एंड समहाउ अमेरिका को बैकफुट पे कर दिया। बट हैट्स ऑफ टू अमेरिका इन दिस केस, उन्होंने चाइना से नहीं डरे, चाइना की धमकियां उन्होंने नहीं सुनी, एंड दे हैव स्टेड देम बैक, राइट। दे हैव टोल्ड कि ताइवान पे अटैक का मतलब है यूएस पे अटैक। और आप देखेंगे, जब पोल्स्की की फ्लाइट लैंड करी, इट वाज द मोस्ट वॉच्ड फ्लाइट एवर इन द हिस्ट्री, उसको सबसे ज्यादा ट्रैक किया जा रहा था। अमेरिकन प्लेन्स, ताइवानीज प्लेन्स, फाइटर जेट्स वर एस्कॉर्टिंग इट, 4 वॉरशिप्स आ गए थे यूएसए के। और मैं आपको एक बात, चाइना जितना मर्जी, नो डाउट चाइना ने तरक्की की है, स्ट्रेंथ बढ़ाई है, राइट। और 2 बड़ी कंट्रीज के बीच की वॉर हमेशा डिजास्टर ही होगी और नहीं होनी चाहिए। पर मैं आपको कैटेगोरिकली बता देता हूं, चाइना का यूएस की नेवी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है।
12-13 तो उनके न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप्स हैं, हर वॉरशिप एक सिटी की तरह है। चाइना के पास 1 या 2 वॉरशिप्स है और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। दूसरा, वॉर एक्सपीरियंस, चाइना के पास कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। नेवी के मामले में तो अगर चाइना और इंडिया की भी लड़ाई होती है, क्योंकि उस रीजन में वो जो वॉर होगी नेवी के थ्रू होगी, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। पिछले 5-6 सालों में हमने अपने नेवी को जो पहले इग्नोर करते आए थे बहुत स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। तो उस केस में भी चाइना इज नोवेयर नियर जो यूएस की माइट है स्पेशली नेवी में। और इंडिया को भी अब उस लेवल पे पहुंचने की जरूरत है। इंडिया ने भी अपना पहला वॉरशिप लॉन्च किया है। अब उन्होंने लाइव एम्यूनिशन के साथ एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं ताइवान के आसपास। अब सबको पता है कि ये बेसिकली इट्स अ शोमैनशिप। इस वक्त प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को तीसरी बार अपनी टर्म लेनी है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लानी है। ही इज अ वीक लीडर। उनके अंदर डोमेस्टिकली लोग अपोज भी कर रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स शुड नॉट बी डन, पर उन्होंने पिछले 10-12 सालों में बहुत पावर एक्यूमुलेट कर ली है और इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो अपनी तीसरी टर्म भी ले लेंगे। इस टाइम पे जो अमेरिका ने कर दिखाया है, उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को वीक दिखा दिया है जी। और चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए ना अमेरिका है ना इंडिया है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है खुद चाइना के लोग जी। क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि एक ही पार्टी है, डिक्टेटोरियल रूल है, कोई इलेक्शन नहीं होते, अगर लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो पूरी की पूरी पार्टी का वजूद खतरे में आ जाता है। कल को शायद इलेक्शन भी हो जाए, तो उनके लिए सबसे बड़ा, इसलिए ये एक सबसे बड़ा रिस्क है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है। अगर अब जो मैं बात कर रहा था शोमैनशिप की, अभी तो वो लाइव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जी, पर अगर गलती से भी कोई अटैक हो गया तो चीजें एस्केलेट हो सकती हैं। ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ही मुश्किलों से निकल रही है। चाइना ने ऑलरेडी दुनिया को बहुत मुसीबतों में डाला हुआ है। पहले तो हम कोविड से 2 साल पूरी दुनिया ने स्ट्रगल किया है और इसमें भी उन्होंने चीजें छुपाने की कोशिश की। मैं अगर मान भी लूं कि कुछ जानबूझ के नहीं किया गया, बट थिंग्स वर हिडन, लोगों को टाइमली नहीं बताया गया और पूरी दुनिया को उन्होंने रिस्क पे डाला और उसका फिर एडवांटेज भी लिया। बिल्कुल। दूसरी चीज, यूक्रेन वॉर, जियोपॉलिटिकल वॉर चल रही है, प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं। जो हमारी ब्रेड बास्केट है पूरी दुनिया की, यूक्रेन और रशिया, वो अभी तक दुनिया में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि अब एक एग्रीमेंट पहुंच गया है जी। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो चाइना की हेजेमोनिक माइंडसेट जो बना है, ओवर एग्रेसिव, स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर करंट प्रेसिडेंट, ये अगले 10 से 20 सालों में चाइना को बहुत नीचे लेके जाएगा। सर, आपने यूक्रेन वॉर की बात की, जो यूक्रेन में हो रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि यूक्रेन में मौजूद है एक न्यूक्लियर प्लांट, वो बहुत खतरे की कगार पर है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया रशिया और यूक्रेन दोनों को कि पैसेज दिया जाए ताकि वहाँ जाकर समझा जाए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको बचाया जा सके। देखो, मैंने अभी भी यही बोल रहा था कि इस शोमैनशिप में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहां पे लड़ाई चल रही है, इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, न्यूक्लियर रिएक्टर इज सच और उनकी यूक्रेन में तो पहले भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, चर्नोबिल की जो 1986 में लीकेज हो गई थी, कंटामिनेटेड एरिया है। मेरे को ये लगता है कि यूक्रेन और रशिया, इन दोनों को एटलीस्ट जो यूक्रेन में वॉर जोन के अंदर जो भी 15 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहां पे, वो सब के सब इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के अंडर कर देने चाहिए। उनको नो फ्लाई जोन घोषित कर देना चाहिए ताकि गलती से भी कोई रिस्क ना आए, बिकॉज ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। फिर वॉर के एस्केलेट होने के और रुकने के चांसेस, मतलब कि चांसेस रुकने के तो कम हो जाएंगे पर एस्केलेट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, राइट। सो होल वर्ल्ड हैज टू देन पार्टिसिपेट इन इट। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। और अगर उनके इंस्पेक्टर जो हैं, जो एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो इंचार्ज हैं, अगर उन्होंने बोला है कि डेंजरस सिचुएशन में है, इस बात को पूरी दुनिया को सीरियसली लेना है, इसको सेंटर ऑफ डिस्कशन बनाना है, इमीडिएट एक्शन। वहां पे जो भी टेक्निकल सपोर्ट, जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी एश्योरेंसेस चाहिए, वो देने की जरूरत है। अब ऐसे नर्वस टाइम पे वहां के एम्प्लॉय भी घबराए होंगे जी। ये भी हो सकता है कि घबराहट में कुछ लोग वहां से भाग जाएं, तो जो बेसिक मेंटेनेंस सर्विसेज है वही ना हो पाए जी। उससे भी रिएक्टर एक बहुत ही डेलिकेट मशीनरी होती है, हर चीज एक सही तरीके से मेंटेन करनी होती है। अगर उसमें लेट सपोज कि जो कूल रखने वाली पाली की सप्लाई अगर गलती से कहीं से भी बंद हो गई, राइट, उसको कूल रखने की, तो पूरा का पूरा रिएक्टर मेल्टडाउन हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन जाएगी।
तो इट्स अ रिस्की, वी कैन ओनली प्रे, वी कैन होप दैट कूलर हेड्स विल प्रिवेल। शुक्रिया सर मीनिंगफुल इनसाइट्स के लिए। इसी तरह की डिस्कशन देखने के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।